तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में एक खबर तो ऐसी है जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि मुझे भी काफी हद तक उसे जानने के बाद डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। लेकिन जो दूसरी खबर है वो आज आपको भारत की पावर बताने जा रही है, क्योंकि इस बार भारत की पावर स्वयं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका की तरफ से एक ही क्षेत्र में बताई गई है। और इस पावर को जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि भारत का कद अब उस लेवल का हो गया है जिसे कि ना तो कोई मिटा सकता और ना ही कोई झुका सकता। दोनों ही खबरें एकदम लेटेस्ट है। कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की खबरों के लिए। तो बांग्लादेश की खबर को बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले बात कर लीजिए रशिया और अमेरिका की खबर को लेकर। तो देखिए बताया ये जा रहा है और इस तरह का माहौल जनरेट हो चुका है कि भारत बहुत ही जल्द रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करते हुए इस युद्ध को रुकवा सकता है। जी हाँ, देखिए आज की परिस्थितियों में भारत क्या कहता है कि हम एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यानी एक ऐसे राष्ट्र हैं जो कि दुनिया में किसी एक पक्ष की तरफ नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए हैं, सभी को सहयोग करते हैं और सभी से सहयोग ले सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि इसमें क्या नया है, ये तो हम लोग हमारी आजादी के बाद से ही कहते आए हैं कि हम लोग एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, किसी भी गुट की तरफ हम लोग कभी अपना झुकाव रखते ही नहीं है। तो देखिए अभी तक हम लोग केवल कहते आए हैं। थोड़ा सा एक बार ध्यान देकर देखिए कि हम लोग रशिया और अमेरिका में रशिया की बाजू खड़े थे, और इतने रशिया की बाजू खड़े थे कि रशिया हमारे लिए युद्ध लड़ने आया, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने आया, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारी गुटनिरपेक्षता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम लोग इजराइल और पैलेस्टीन का मामला देख सकते हैं, जहां पर हम लोग पैलेस्टीन को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करने वाले पहले नॉन अरब राष्ट्र थे। तो वहीं पर हम लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में टर्की और ईरान से भी ज्यादा समय ले लिया, और काफी रोने गाने के बाद, अमेरिका के भारी प्रेशर के बाद हम लोग मजबूर हो गए और इजराइल को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। यानी वहां पर भी हमारी गुटनिरपेक्षता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। इसके बाद शिया सुन्नी की बात कर ली जाए तो हम हमेशा से ईरान के गुट में थे, और जो सुन्नी राष्ट्र थे जो कि मेन अरब राष्ट्र थे, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये हमेशा भारत से खुन्नस खाए बैठते थे। इसके अलावा एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारा झुकाव शुरुआत से चाइना की तरफ था, युद्ध के पहले भी और 62 के युद्ध के बाद भी हमारा झुकाव चाइना की तरफ रहा, और इस चक्कर में हम लोग यूरोप के साथ अपने आप को घुला मिला ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब एक्चुअली हम लोग गुटनिरपेक्ष अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, इससे पहले हम लोग किसी एक गुट में ही हुआ करते थे। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आज की परिस्थितियां देखी जाए तो रिसेंटली व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान निकल कर आया है, और बयान क्या, एक्चुअली उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट ही की है। उनकी तरफ से बताया गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर को इस समय रुकवाने के लिए, सीज फायर को कायम करवाने के लिए केवल भारत ही एफर्ट लगा सकता, और उसकी एफर्ट लगाने के बाद ही इस युद्ध को तत्काल परिस्थितियों में रोका जा सकता है। आप इस समय इंडिया न्यूज का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो अमेरिका जो कि इस समय भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और लगातार साजिशें कर रहा है, उसके बावजूद इस मामले को लेकर वो भारत के ऊपर निर्भर है, और कहीं ना कहीं वो इसी वजह से शायद एंशन वगैरह भी हमें समय पर डिलीवर करना शुरू कर चुका है कि उससे इस मामले को हल जो करवाना है। इसके बाद बारी आ जाती है रशिया की। तो रशिया की तरफ से मोर्चा संभालते हुए खुद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कहा गया है स्पेशली कि बिल्कुल रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहे इस युद्ध को बातचीत के जरिए रुकवाया जा सकता है और सीज फायर को लागू करवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये स्पेशली कहा गया है कि ऐसा करने के लिए भारत, ब्राजील या फिर चाइना जैसे देशों को मध्यस्थता करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली किस लेवल पर भारत की डिप्लोमेसी पहुंच चुकी है, और भारत इस समय किस तरह का इन्फ्लुएंस रख रहा है दुनिया के ऊपर। जहां पर दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर टाइप के देश रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस समय बात तक नहीं कर सकते, वहां पर भारत मध्यस्थता कर सकता है, युद्ध रुकवा सकता है, खुद पुतिन कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें व्लादिवोस्तोक में चल रहे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन द्वारा कही गई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय टर्की के द्वारा समझौता कराने की कोशिशें की गई, लेकिन जो शर्तें बीच में रखी गई थी समझौते के लिए उनको कभी लागू ही नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ पर समझौता नहीं हो पाया। लेकिन अगर चाहे तो फिर से इनकी मध्यस्थता के जरिए नए सिरे से बातचीत शुरू की जा सकती है, और कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर सीज फायर को लागू करवाया जा सकता है। और सीज फायर लागू करवाने के लिए, युद्ध बंद करवाने के लिए, रुकवाने के लिए उनकी तरफ से जो शर्तें रखी गई है वो ये है कि यूक्रेन की जो भी जमीन अभी तक इस युद्ध के दौरान रशियन फोर्सेस ने कब्जाई है, उनसे रशिया पीछे नहीं हटेगा, और वो सदैव के
लिए अपने पास ही रखेगा, जैसे कि क्रीमिया को हम लोग देखते हैं। उन्होंने स्पेशली कोट करते हुए कहा है कि यूक्रेन के वो सारे इलाके जिसमें दोनेस्क आता है, लुहांस्क आता है, खेरसोन आता है, इसके अलावा जपोरिया आता है, इन सभी क्षेत्रों में जहां पर रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी है, ये अब वहीं पर रहेगी। इसके साथ ही आपको समझौते करने होंगे। इसके अलावा उनकी दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पर यूक्रेन और नेटो संगठन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य न बने, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो युद्ध शुरू हुआ था वो इसी बात को लेकर हुआ था। नेटो देशों के उकसावे के बाद यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने के लिए लगभग सारी तैयारियां कर ली और उसके बाद रशिया के द्वारा ये पलटवार करके हमला किया गया। तो अब इसके अलावा कुछ आपको बताने की जरूरत पड़ी नहीं सकती। इसके बाद भारत का कद एक्चुअली क्या होने जा रहा है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो वो बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। देखिए, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट की कार्रवाई हुई है उसके बाद भारत की तरफ से काफी कुछ ट्रेड बंद कर दिया गया, जिसको लगभग 47 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि जो बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजें थी उनकी सप्लाई भारत के द्वारा की जा रही थी, लेकिन उसमें भी काफी हद तक कमी देखने के लिए मिली। लेकिन दोस्तों, सडनली कल के दिन ये निर्णय लिया गया है कि भारत द्वारा वापस से व्यापार को बहाल कर दिया है। जी हाँ, इसके लिए बताया जा रहा है कि एक उच्च अधिकारी वर्गों की मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें भारत के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ बांग्लादेश के होते हैं, और यहाँ पर बांग्लादेश अधिकारियों की तरफ से भारत से रिक्वेस्ट की जाती है कि देखिए, इस समय हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके साथ ट्रेड चूंकि बंद हो चुका है, इस वजह से जो एसेंशियल चीजें हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी उनके शुरू हो चुके हैं, तो कहीं और से वो लोग इंपोर्ट कर ले अपनी जरूरत का सारा सामान, ये भी उनके लिए संभव नहीं रहा है। इस वजह से भारत तत्काल प्रभाव से अपना जो ट्रेड बंद किया गया है उसे वापस से बहाल कर दे। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से एक्चुअली ऐसा कर लिया गया है, उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई है और उनके ऊपर एहसान करते हुए भारत द्वारा ट्रेड को वापस से बहाल कर दिया गया है। और ट्रेड के लिए जो भारत बांग्लादेश के बीच में रेल लाइन शुरू की गई है, इस रेल लाइन के जरिए जो भी ट्रेड होता था उसे पहले की तरफ वापस बहाल कर दिया गया है। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारी जरूरी परियोजनाएं जो भारत द्वारा वित्त पोषित करके बांग्लादेश के अंदर चलाई जा रही है, जिसमें डेडिकेटेड डीजल सप्लाई के लिए भी एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्थापित की जा रही है, उस तक का काम रुक चुका है, जो भारत द्वारा रोक दिया गया है इस समय। और भारत के जो कर्मचारी, जो इंजीनियर्स वगैरह वहां पर थे, उन्हें भी वापस बुलवा लिया गया है, तो उसको अभी तक बहाल नहीं किया गया है, लेकिन जो ट्रेड हो रहा था वो बहाल कर दिया गया है। तो वैसे ये खबर सुनने के बाद में डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, मुझे भी पहली बार जानने के बाद डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि अभी हम लोग चाहते हैं कि कुछ समय तक और इस ट्रेड को ऐसे ही बन रखा जाए, जिससे कि भारत का इंपॉर्टेंस पता चले इन बांग्लादेशियों को। क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत के बारे में जिस तरह की बातें वहां पर हुई है, जिस तरह की गतिविधियां लगातार होती जा रही है, इन्हें भारत का इंपॉर्टेंस एक बार समझाना तो बनता है। लेकिन भारत की तरफ से वापस से सुविधाएं अगर इन्हें पहले की तरह मिलनी शुरू हो जाएगी तो इन्हें भारत का महत्व पता नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भारत का भी नुकसान हो रहा था। वो जो फ्रिक्शन भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ था, ये और बढ़ते जा रहा था। पीपल टू पीपल जो गैप था, इसमें भी ज्यादा दूरियां आ रही थी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं वहां रह रहे हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा था। इसके साथ साथ बांग्लादेश अगर और ज्यादा परेशान होगा तो उसका मिसयूज करने के लिए अमेरिका हो, चाइना हो या फिर पाकिस्तान जैसे देश हो, ये वहां पर घुस सकते हैं, अपनी बड़ी एंट्री ले सकते हैं, इवन लेनी शुरू भी कर दी थी। तो इन्हें रोकने के लिए भी भारत का इन्फ्लुएंस फिर से वहां पर बढ़ाना, खासकर नई सरकारों के ऊपर, ये जरूरी था। तो इस वजह से भी ये ट्रेड संभवतः शुरू किया गया होगा। इसके साथ साथ जो हमारे व्यापारियों को इससे नुकसान हो रहा था, खासकर हमारे किसानों को जो नुकसान हो रहा था, वो नुकसान कहीं ना कहीं अब इस माध्यम से पूरा हो जाएगा। अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लीजिए कि इन भूखे लोगों के पेट में कुछ दाना जाएगा तो कम से कम इनके दिमाग शांत रहेंगे और ये वहां रह रहे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हर्ट नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड बंद हुआ था बांग्लादेश के लिए, ये हमने किसी कार्रवाई के दौरान नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे हम लोगों ने तथ्य ये रखे थे कि चूंकि वहां पर अभी अशांति है, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना इस समय हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा, इसी वजह से ये ट्रेड बंद किया जाता है। बाकी की डेवलपमेंट की जो परियोजनाएं हैं वो भी यही कहकर बंद की गई है, ताकि जल्द से जल्द ये लोग अपने यहाँ पर शांति को बहाल करें और वापस से परियोजनाओं को शुरू करने के बहाने हम अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से गेन करें और कोई ना कोई कमजोर नस इनकी जैसे हाथ में आती है उसका इस्तेमाल फिर हम अपने तरीके से किया करें। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।